मैं अपने घर में सबको बताने गई कि मुझे बीपीएससी करना है, तो लोग अवाक रह गए, सोचने लगे कि बताओ बच्चों के पढ़ाने का उम्र है और खुद पढ़ने चली है। फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और इसके बाद तो मुझे बहुत सारे ताने मिलने लगे कि क्या मिल गया जॉब, कर ली जॉब। रिश्तेदार बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे जैसे तो कितने आए और गए। और फिर मैंने ठान लिया कि मुझे बीपीएससी ही करना है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना प्रिया है और मैं 69 बीपीएससी में रैंक 262 प्राप्त कर रेवेन्यू ऑफिसर का पद हासिल की हूँ, जो कि शादी के 17 सालों बाद बिहार के सबसे बड़े एग्ज़ाम को मैं क्लियर कर पाई। तो अब मैं बताऊंगी कि कैसे मैं शादी के 17 सालों बाद इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद मैं सोच पाई और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। इस जर्नी को मैं बताना चाहूँगी आप सबसे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात कि मेरा जन्म बिहार के शिवहर ज़िले में बैरिया गाँव में होता है, बहुत ही सामान्य परिवार में। और मैं अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही पली-बढ़ी और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। हालाँकि मैं बचपन से पढ़ने में अच्छी थी और मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ तैयारी करूँ। जैसे मैं जब 8th-9th में थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं यूपीएससी करूँ, पर परिस्थितियाँ इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही थी और हमारे वहाँ का कल्चर भी था कि लड़कियों की शादी जल्दी करते हैं। तो +2 खत्म करने के बाद ही मेरी शादी हो जाती है और फिर उसके बाद बच्चे, घर, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको सँभालते हुए मेरा जीवन बीतने लगता है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। अ, बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो फिर मैं खाली हो जाती थी दिन में। तो मुझे लगता था कि क्या मेरा ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? बच्चों को स्कूल भेजते, उनको लाते, घर का काम करते हुए। कहते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं जीना चाहती थी लोगों के लिए और अपने लिए, और मैं एक उदाहरण सेट करना चाहती थी उन महिलाओं के लिए भी जो घर गृहस्थी में उलझने के बाद डेस्टिनी समझ के, भाग्य समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और उस जीवन को जीती हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठकर यही सब सोच रही थी कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम बहुत लोगों का सलाह आया कि ये कर लो, वो कर लो। हालाँकि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का ये सलाह था कि मैं पार्लर सीख लूँ, चूँकि हम महिलाओं के लिए ये बड़ा आसान काम होता है। और मैं गई भी थी पार्लर सीखने, पर जब मैं वहाँ गई और सब कुछ बात-वात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ, वो मुझे ये काम में नहीं मिलने वाला। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ कि मुझे पढ़ना है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं ग्रेजुएशन 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एडमिशन ली और 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। और फिर मैं उसके बाद जो एक दिल में सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, तो बीपीएससी का वैकेंसी उस ईयर से कंटिन्यू आने लगा था। तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, तो मैं अपने घर में सबको बताने गई कि मुझे बीपीएससी करना है। तो लोग अवाक रह गए, सोचने लगे कि अरे ये क्या, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, पास कर पाएगी? क्या सोच रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई? बताओ बच्चों के पढ़ाने का उम्र है और खुद पढ़ने चली है। अरे भाई, कोई सपना भी है, तो बच्चे पूरा करेंगे ना, बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, उसको बनाओ, जो भी बनाना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर सपना मेरा है, तो क्यों ना मैं ही पूरा कर लूँ। ठीक है, बच्चों का सपना है वो अपना अलग पूरा करेंगे। तो फिर मैं फाइनली 17 जून 2019 को मैं फर्स्ट टाइम अपना सारा बुक खरीदी थी बीपीएससी के लिए और 65th बीपीएससी का फॉर्म आता है और मैं उसको फॉर्म भरी। तो 65th बीपीएससी का फॉर्म भरने के बाद, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, फिर यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बना। वहाँ से मैं सिलेबस ढूँढ के कि कहाँ क्या मुझे पढ़ना है। बहुत सारे चैनल मुझे मिले, लेट्स क्रैक यूपीएससी, सीएसई और एड्यूटेरिया,
ये सब ऐसे चैनल हैं जो कि मेरी तैयारी के दौरान बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो इन सब चैनल से मैं 4 महीने पढ़ना शुरू करती हूँ, 4 महीने बाद प्रीलिम्स था। फिर उसके बाद रहा कि मैं घर, बच्चों को कैसे मैनेज कर रही थी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले अपना सोना कम करती हूँ और एक जो रूटीन होता है, डिसिप्लिन, वो मैं फ़ॉलो करती हूँ और सुबह 4 बजे उठना, फिर 2 घंटे पढ़ना, फिर 6 से 8-9 बजे तक घर के काम करना, बच्चों को टिफ़िन बनाकर देना। उसके बाद जब पूरा घर खाली हो जाता था, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए, तो फिर मुझे उस दौरान काफ़ी अच्छा-खासा टाइम मिल जाता था और मैं बीच में थोड़ा-थोड़ा 10 मिनट का गैप लेकर के मैं 9 बजे से डेढ़ 2 बजे तक मैं लगातार पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब बच्चे आ जाते थे, तो मैं घर का काम मैं तब स्टार्ट करती थी। बच्चों को देखते-देखते उनको खिलाते-पिलाते फिर मैं जो भी कपड़े-वपड़े धोना हो, जो भी काम करना हो, मैं उस टाइम 2 बजे के बाद करती थी ताकि वो समय मेरा यूटिलाइज़ हो जाए। फिर मैं रात का खाना मैं जल्दी बना लेती थी उसी टाइम और फिर शाम में 6-7 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी और रात को 9-10 बजे तक मैं पढ़ती थी और फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है इसलिए मैं जल्दी सो जाती थी और फिर सुबह उठकर फिर मेरी वही दिनचर्या हो जाती थी। फिर उसके बाद 4 महीने बाद जब मेरा प्रीलिम्स होता है, तो फिर प्रीलिम्स मैं दे दी। फिर जब रिज़ल्ट आया, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर जब मैंने प्रीलिम्स का मार्कशीट देखा, तो 3 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स छूट गया था और वो देख कर के मेरी जो हिम्मत थी, वो दोगुना हो गई कि 4 महीने की तैयारी में जब मैं इतना अच्छा मार्क्स ला सकती हूँ, तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए है, मैं क्लियर कर सकती हूँ। और फिर मैं दिन-रात मेहनत थोड़ा सोना कम कर दी, क्योंकि सपनों को पूरा जब करना हो ना, तो सोना कम करना पड़ता है। 4-5 घंटे की नींद मैं लेती थी और ऐसा था कि मैं कुछ भी कर रही हूँ और मेरे दिमाग में सिलेबस चल रहा है कि ये ऐसे, वो वैसे। तो इस तरह से मैं काम भी करती रहती थी, पर हैंड मूवमेंट हो रहा है, पर मेरे दिमाग में सिलेबस चल रहा होता है। ऐसे करके 66 बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है और मैं मेंस की तैयारी में लग जाती हूँ। फिर मेंस के लिए वापस से यूट्यूब में ही बहुत सारे चैनल हैं, मैं उन सब से सहारा लेती हूँ और ऑनलाइन जो भी ट्यूटोरियल है या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, मैं वहाँ टेस्ट देती हूँ और फिर उसके रिव्यू के अनुसार खुद को मैं सुधारने की कोशिश करती थी। और फिर ऐसा हुआ कि मेंस का रिज़ल्ट मेरा नहीं आया। तो तकलीफ़ तो होना ही था कि इतनी मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन जब फाइनल 66 बीपीएससी का जब फाइनल मार्कशीट आया, तो उसमें मेरा 6 मार्क्स से मेंस छूटा था। तो फिर से मेरी हिम्मत डबल हो गई और मैं समझ गई थी कि मुझे मेंस की तैयारी इतना अच्छा कर लेना है कि जिस टाइम भी प्रीलिम्स निकला, मैं फाइनल लिस्ट में अपना नाम ले आऊँ और फिर मैं अगली बीपीएससी के लिए तैयारी करने का सोचती हूँ। तो उसी दौरान कोविड कोविड आ गया और फिर हम काफ़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उस दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी और मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं रही। और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी भी सेल किया और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और इसके बाद तो मुझे बहुत सारे ताने मिलने लगे। लोग सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं कि क्या मिल गया जॉब? कर ली जॉब? रिश्तेदार बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे जैसे तो कितने आए और गए, नहीं होगा, लिख कर ले लो। ऐसे-ऐसे भी सुनने को मिले हैं सामने से। फिर कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे भी लगता था कि सोचने पर मजबूर हो जाती थी। पर पता नहीं डेस्टिनी मुझे शायद वहाँ ले जाना चाहती थी। इसलिए मैं हिम्मत हार कर भी ऐसा लगता था कि नहीं मैं कर पाऊँगी। और फिर अगले ही पल मेरा जो हिम्मत है वो डबल हो जाता था, दोगुना हो जाता था कि नहीं मैं करूँगी और इसको मैं ही क्लियर कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम को। फिर उसके बाद इतने सारे ताने और
ये सब झेलने के बाद मैं बाहर निकलना ही बंद कर दी थी। मैं लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दी थी, सोशल मीडिया कहीं मैं दिखना ही बंद हो गई थी। किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, बस बीपीएससी और फैमिली। अब था 3rd अटेम्प्ट, फिर मैं फॉर्म भरती हूँ और ऐसा हुआ कि 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। फिर तो और ताने कि क्या हुआ, बन गई ऑफ़िसर, कर ली बीपीएससी, खुद तो बर्बाद हो ही गई, बच्चों को भी बर्बाद कर रही है, बताओ, बच्चों को टाइम नहीं दे रही है, समय नहीं दे रही है। तो ऐसा था कि फिर चलो मैं क्या कर सकती थी, चूँकि मुझे करना था और मैं ठान चुकी थी कि मुझे बीपीएससी ही क्लियर करना है। बहुत लोग बोलने लगे कि अरे भाई कहीं स्कूल ही पकड़ लो, कुछ पैसे तो आ जाएँगे। कुछ भी कर लो, कोई भी जॉब पकड़ सकती हो, पकड़ लो। पर मैं सिविल सर्विसेज़ से कम मानने वाली नहीं थी और इस तरह से 4th अटेम्प्ट भी देने की तैयारी में मैं लग गई और संयोग बस ऐसा हुआ कि 4th अटेम्प्ट में भी मेरा पीटी नहीं हुआ। तब तो और बहुत हिम्मत मेरी टूट गई कि मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए मुझे? उस दौरान मेरे हस्बैंड ने बहुत सँभाला कि नहीं, इतना दिन से जब टाइम दे रही हैं, तो आपको आगे तैयारी करना चाहिए। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। फिर मैं 5th अटेम्प्ट की तैयारी में मैं लग जाती हूँ, दिलो-जान से, जी-जान से कि ये मेरा कर्म क्षेत्र है और मुझे लड़ना है और एक योद्धा का काम होता है लड़ना। बस ये सोच कर के मैं तैयारी में लगती हूँ। प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा, फिर मैं मेंस की तैयारी में लगी और मैं ऐसा हुआ कि मैं दिन भर में 2 पेपर लिखने लगी, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम और इससे मैं सोचती थी, थिंकिंग करती थी कि कैसे मैं चीज़ों को रिलेट कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा रिलेट कर सकती थी, करने की कोशिश मैं करती थी और फिर दिन-रात की जो मेहनत है वो सक्सेस हुई। फाइनली 5th अटेम्प्ट में मेरा मेंस निकला और मैं बहुत खुश थी। मैं घर में सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को बताई, हस्बैंड को बताई, सभी बहुत खुश हुए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुझे सब लोगों ने बोला कि पटना चली जाओ और ऑफ़लाइन मूक देने के लिए मैं पटना चली गई और वहाँ मैं 15-20 दिन तैयारी करती हूँ और फिर फाइनली वो दिन आता है 18 अक्टूबर 2024 जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। काफ़ी नर्वस थी मैं और जब मैं गई अंदर, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा कॉमेडी किया कि फिर मेरा जो टेंशन था वो दूर हो गया। काफ़ी कूल माहौल, जैसा मैं डर रही थी कि बाहर बैठे कि पता नहीं अंदर क्या होगा, अंदर जाते ही सब सही हो गया। फिर इंटरव्यू मेरा काफ़ी देर चला था, लगभग 19-20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, 90 मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में। फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट वाले दिन, फाइनल रिज़ल्ट जब आना था, मैं अपने घर में ही थी और सुबह से मुझे पता था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, पर मैं किसी को बता नहीं रही थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बढ़ जाता कि पता नहीं क्या होगा और मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा मेरा, इसलिए मैं किसी को नहीं बता रही थी। फिर ऐसा हुआ कि शाम 5 बजे रिज़ल्ट आना है और मैं आपस में जो फ्रेंड थी, मैं उसके साथ बात कर रही थी कि क्या होगा हमारा। मैं उसको बोल रही थी कि हम लोग बैग पैक करते हैं, हम लोगों का होगा, हम लोग जाएँगे ट्रेनिंग सेंटर। ऐसे करके, पर डर तो अंदर में था ही। शाम को रिज़ल्ट आने वाला था, मैं सोचने लगी कि ऐसा ना हो कि मेरा रिज़ल्ट ना आए, तो मैं खाना बनाने के लायक भी नहीं बचूँगी। फिर मैं जल्दी-जल्दी खाना बनाकर जब पीडीएफ आया तो मैं रूम बंद करके चेक करने लगी कि क्या होगा। मेरे आँखों से आँसू निकल रहे हैं और मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही हूँ। फर्स्ट पेज पे मेरा नाम नहीं, सेकंड पेज पे भी नहीं, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते-करते जब दिल धड़कने लगा बहुत तेज़, आँखों से आँसू निकल रहे हैं, फिर मैं भगवान को याद कर रही हूँ कि क्या हुआ? फिर फाइनली जब 7th पेज पर पहुँची, तो वहाँ अपना नाम देखकर बहुत सुकून आया, बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत अपनी मम्मी को कॉल की, फिर हस्बैंड को बताई कि मेरा रिज़ल्ट हो गया है और मैं रेवेन्यू ऑफ़िसर बन गई हूँ। फिर सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। भले ही बीपीएससी की जर्नी मेरी 5 साल की थी, 2019 से 2024, पर
दिख रहा है ये 5 साल की, पर ऐसा नहीं था, चूँकि मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे। तो ये 17 साल के संघर्ष की कहानी थी कि मेरे सोच में ये आया कि मैं बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ और फाइनली ईश्वर की कृपा से वो दिन आया भी मेरी ज़िंदगी में और मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई, सब बहुत खुश हुए। ये कहानी सिर्फ़ मेरी नहीं, एक माँ की कहानी है, एक बहू की, एक बेटी की, जो शादी के 17 सालों बाद बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्लियर करती है और चूँकि मुझे बच्चों को पाल कर करना था, मेरी बड़ी बेटी 9th में है, एंजल और मुझे सेकंड टाइम में ट्विन्स बेबी हुए थे, एमी एंड आर्या, जो कि वो लोग 6th क्लास में हैं। और बहुत खुश हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे बाहर से एग्ज़ाम्पल नहीं देना है। मैं खुद अपने बच्चों को अपना एग्ज़ाम्पल देकर उनको मोटिवेट कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है और इस तैयारी के दौरान सपोर्ट की बात करूँ, तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मम्मी-पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, सास-ससुर का, सबका, बच्चों का, सबका सपोर्ट मेरी जो फैमिली है उन सबका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है क्योंकि मैं तैयारी के दौरान मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मैं मम्मी मेरे बच्चों को सँभालती थी। जब एग्ज़ाम के दिन जब नज़दीक आते थे, तो फिर मैं बच्चों को अपनी मम्मी के पास भेज देती थी, फिर वो सँभालती थी और मैं तैयारी करती थी। और फ़िलहाल मैं इस पूरी कहानी का मैं सार बताऊँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके लिए एक जुनून, एक पागलपन, पॉज़िटिव सोच बहुत ज़रूरी है। और इस दौरान मुझे एक डायलॉग बोलने में बहुत ही अच्छा लगता था कि मैंने इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जैसा कि आप सब जोश टॉक की कहानियों को देखकर काफ़ी मोटिवेट होते हैं, मैं भी काफ़ी दिन पहले से ही जोश टॉक देख रही हूँ और मैं बहुत सारे जैसे एसडीएम राहुल सिन्हा या और भी बहुत सारे कहानी हैं जो देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट होती थी और मुझे रास्ता मिलता था कि कैसे कहाँ क्या करना है, चूँकि यहाँ पे सफल लोग आते हैं और अपनी कहानियों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जोश टॉक को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो इतनी अच्छी कहानियों को हमारे सामने लाते हैं और समाज को मोटिवेट करने का, सोसाइटी को मोटिवेट करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और महिलाएँ ही क्यों, सभी मोटिवेट हो सकते हैं इससे। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो जो कि संघर्ष से गुज़र रहा है और कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, वो सब मोटिवेट होकर अपने-अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सब में इतनी क्षमता है, बस पॉज़िटिव सोच ये बहुत ज़रूरी है।